नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारियों के बारे में, जिन्होंने 1388 से लेकर 1412 तक शासन किया था। और वैसे देखा जाए तो तुगलक काल का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1320 से लेकर 1414 तक। तो हम क्या करेंगे, फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारियों के बारे में आज बात करेंगे। फिरोज शाह तुगलक का एक पुत्र था जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद, लेकिन वो क्या था, अयोग्य था। और उसके विरुद्ध अमीर क्या किया करते थे, कान भरा करते थे कि वो व्यक्ति लड़का ठीक नहीं है। तो इस कारण फिरोज शाह तुगलक उसे क्या करता है, घर से निकाल देता है। फिरोज शाह तुगलक की जब मृत्यु होती है वो समय होता है 1388 में। जब उसकी मृत्यु हुई थी तो फिरोज शाह तुगलक वह चाह रहा था कि क्या हो, मेरा पौत्र बने शासक या सुल्तान बने। तो उसकी इच्छा अनुसार ही कौन शासक बनता है, उसका पौत्र तुगलक शाह शासक बनता है। तुगलक शाह ने गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से शासन कार्य करना प्रारंभ किया। जैसे ही वह शासक बना उसकी अयोग्यताएं दिखने लगी। जैसे वो क्या था, एक अनुभवहीन व्यक्ति था। क्या था? अनुभवहीन व्यक्ति था। उसके पास शासन संचालन का कोई भी अनुभव नहीं था, अनुभवहीन था। और दूसरी चीज क्या थी, आरामदायक व्यक्ति था। मतलब क्या करना चाहता था, वो आराम से जीवन जीना चाह रहा था। इसीलिए क्या होता है, वह असफल हो जाता है। दूसरी चीज, जैसे ही शासक बनता है वो क्या करता है, सुल्तान सुरा और सुंदरी में डूब जाता है। मतलब शराब पी और सुंदरियों के बीच क्या है, मस्त है। उसे कोई लेना देना नहीं है कि साम्राज्य में क्या हो रहा है। तो क्या होगा, साम्राज्य का नाश तो ही होगा। तो इसमें आप देखेंगे, जैसे मैंने लिखा है फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी का मतलब यह है कि हम क्या बात करने वाले हैं, फिरोज शाह तुगलक के पतन के बारे में। फिरोज शाह तुगलक के पश्चात पतन के बारे में बात कर रहे हैं। जब योग्य उत्तराधिकारी नहीं होगा तो क्या होगा, उस साम्राज्य का पतन होगा। जैसे तुगलक शाह जो था वो क्या था, अयोग्य था, लेकिन उसे क्या बनना चाह रहे थे, शासक बनाना चाहते थे। और वो शासक बन भी गया। लेकिन क्या होगा, जो अमीरों ने उन्हें सहयोग दिया था, जब इसकी इस हरकत तो देखते हैं तो क्या करते हैं, उसे पद से हटा देते हैं। तो ये क्या होगा, जो इसका पौत्र था या नाती था उसे क्या कर दिया जाता है, पद से हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या थी, अयोग्यता थी। फिर उसके पश्चात किसे शासक बनाया जाता है, जफर खां के पुत्र अबू बकर को शासक बनाया जाता है। अबू बकर ढंग से शासक बन ही नहीं पाया था। ये शासक कब बनता है, फरवरी में बनता है। फरवरी 89 में वो शासक बनता है। और अप्रैल 89 में शहजादा मोहम्मद विद्रोह कर देता है और समाना से खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर देता है। इस स्थिति में देखता है अबू बकर कि अब स्थिति ठीक नहीं है, और 90 में वो क्या कर देता है, गद्दी को छोड़ देता है। तो अबू बकर ने लगभग 9 महीने शासन किया था, या 8 महीने ही शासन करके उसे छोड़ दिया था। 90 में किसको मिल जाती है, शहजादा मोहम्मद को शासक बन जाता है। इस तरीके से हमने देखा 3 शासकों के बारे में। पहला जो शासक है उसका नाम क्या है, तुगलक शाह। नंबर 1 पे कौन है, तुगलक शाह। किस नाम से शासक बना था, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक द्वितीय है दोस्तों। क्यों? क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था, तुगलक वंश की नींव रखी थी, जिसने कि कब से कब शासन किया था, 1320 से 1325 तक शासन किया था। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से शासक बना। यह फिरोज शाह तुगलक का पौत्र था। फिरोज शाह तुगलक इसे ही सुल्तान बनाना चाहते थे। नंबर 1 इसमें देखेंगे तो ये क्या था, यह अयोग्य तथा
आराम पसंद था, आराम पसंद था। नेक्स्ट, शासक बनते ही सुरा एवं सुंदरी में डूब गया। ये कैसा था? नव युवक था, नया नया लड़का था, नया नया क्या पाया था? सत्ता पाया था। इसीलिए आप देखते हैं कोई जिस तरीके का पद होता है उसी अनुसार क्या मिलती है आपको? पद के उम्र का भी निर्धारण किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति है वो 20 साल का नहीं बन सकता, उसी तरीके से जब ये नया नया सुल्तान बनेगा तो क्या करेगा? इसे ढेर सारी चीजें मिलेगी और इसे क्या मिलेगा? सब अचंभा लगेगा, शक्ति भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, तो क्या करेगा? उल्टा सीधा काम ही करेगा। तो अमीर जो होंगे इसे क्या करेंगे? पद से हटा देंगे। लेकिन यहाँ पर ये होता है ना कि अगर क्या करते, फिरोज शाह तुगलक उसे तो अयोग्य मानते थे अपने मोहम्मद शाह को, कौन? शाहजादा मोहम्मद को क्या मानते थे? अयोग्य मानते थे। तो क्या करते? इसे ट्रेनिंग देने का काम कर देते, मतलब कि शासन में सहभागिता करवाने लगते, तो हो सकता था कि यह अच्छा शासक बन जाता। लेकिन तुगलक शाह को ये क्या टाइम था? ये धर्मांध व्यक्ति थे, अपने आप में ही बिजी रहा करते थे, तो इनको टाइम मिलेगा तब तो कुछ ऐसा काम करेंगे ना, तो इसलिए ये सारी चीजें होती हैं। तो लिखिएगा, अमीरों ने गयासुद्दीन तुगलक की हरकतों को देखकर उसे तुगलक द्वितीय उसे पद से हटा दिए। इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। नेक्स्ट, दूसरा शासक कौन है? जफर खां का पुत्र अबू बकर कितने महीने शासक रहता है? 8 महीने शासक रहता है। और कौन बन जाता है शासक? शाहजादा मोहम्मद शासक बनता है। तो लिखिएगा, अमीरों ने जफर खां के पुत्र अबू बकर को शासक बनाया। कब बनाया था? फरवरी 1389 में यह कार्य किया गया था। ठीक है। अप्रैल 89 में 1389 में शाहजादा मोहम्मद ने समाना से स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया और अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। इसका क्या करते हैं? पहले तो अमीर विरोध ही किए थे, लेकिन अमीर फिर क्या करते हैं? यहाँ पर सहयोग करते हैं। अमीरों ने मोहम्मद का सहयोग किया। इस स्थिति में अब देखो, अबू बकर है तो अबू बकर कहेगा भाई हमको कोनो सपोर्ट कर नहीं रहा है,
तो पद को छोड़ना ही भलाई है। मरने मराने से तो ठीक है ना, या तो उतने काबिल हो तो पद पे रुके रहोगे, नहीं तो ठीक है ना, हम भाग जाए तो अच्छा है। तो देखिएगा, फिरोज शाह अबू बकर इस स्थिति को देखकर पद को छोड़ देते हैं, छोड़ देते। तो इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। नेक्स्ट, अब कौन बनेगा शासक? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह शासक बनेगा, जो कि क्या नाम था पहले इसका? शाहजादा मोहम्मद जो था वो किस नाम से बनेगा शासक? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से शासक बनेगा। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह जब शासक बनेगा तो वो क्या करेगा? कुछ समय तक चीजों को अच्छे से संचालित करने का कार्य करेगा, लेकिन कुछ समय तक यही कार्य कर पाता है। फिर क्या होता है? ये भी आराम पर जीवन जीना शुरू करता है। 1394 ईस्वी में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी नसरुद्दीन मोहम्मद शाह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? उसका बड़ा लड़का जब उत्तराधिकारी बनता है, वो भी उसका क्या होता है? कुछ महीनों के पश्चात उसकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात उसका छोटा लड़का शासक बनता है, जिसका नाम है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। क्या है? महमूद शाह। कौन बनता है शासक? नसरुद्दीन महमूद शाह शासक बनता है, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। और तुर्की सुल्तान भी कौन था? अंतिम यही था। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। तो हम लिखेंगे किसके बारे में? शहजादा मोहम्मद अबू बकर के पश्चात शहजादा मोहम्मद नासरुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से सुल्तान बना। नेक्स्ट, इसने कुछ समय तक अच्छे से कार्य किया। 1394 ईस्वी में 1394 में मद्यपान के कारण फिरोज शाह, इसकी क्या होती है? नासरुद्दीन मोहम्मद शाह के कारण नासरुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। उत्तराधिकारी बड़ा लड़का बनता है, बड़ा पुत्र होता है, लेकिन कुछ माह के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब तुगलक वंश के अंतिम शासक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है नसरुद्दीन महमूद शाह। कौन है? नसरुद्दीन महमूद शाह। दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा साम्राज्य किसका था?
इसी का था। इसका साम्राज्य था जो था वो कहां तक माना जाता है, दिल्ली से पालम तक माना जाता है। मान लो 2, 4, 5 को उसका जो क्षेत्र होता है उसी के क्षेत्र को क्या कहते हैं, उसका क्षेत्र कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा क्षेत्र किसका था, नसरुद्दीन महमूद शाही का था। और ये क्या था, तुर्की अंतिम शासक था, तुर्की अंतिम शासक था, क्योंकि इसके पश्चात क्या होगा, नए राजवंश स्थापित होंगे। तो लिखिएगा नासिरुद्दीन महमूद शाह। ये कौन था, शाहजादा मोहम्मद का छोटा पुत्र था। ठीक है, अयोग्य तो थे ही, अयोग्य नहीं होते तो क्या करते, ये अपनी चीजों को संभाल लेते। तो इसे हम देखें नसरुद्दीन महमूद शाह। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसका जो टाइम पीरियड है वो 1394 से कब तक है, 1412 तक है इसका टाइम पीरियड। हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। पहले बात करें तो इसके साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। तो इसका साम्राज्य सबसे छोटा था, दिल्ली से लेकर कहां तक था, पालम तक था। दूसरी चीज, इसके समय में वजीर कौन था, मुल्लू इकबाल था। कौन था, मुल्लू इकबाल था, जिसका क्या होता है, इसके समय में वर्चस्व बढ़ा हुआ दिखाई देता है। और इसी के समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। इसके आक्रमण के फलस्वरूप ये कहां पर भागता है, कन्नौज की तरफ भाग जाता है। और कन्नौज की तरफ जब भागता है तो उसके पश्चात ये कभी भी वापस नहीं आता। तो जब क्या होता है, कौन वापस चला जाता है, नादिर शाह वापस चला जाता है। तो नादिर शाह अपना जो प्रतिनिधि होता है वो किसे नियुक्त करता है, खिज्र खां को नियुक्त करता है, अपने द्वारा जो जीते हुए क्षेत्र थे। तो उस समय ये दिल्ली वापस नहीं आता है। तो इसके वजीर जो इसका नाम क्या था, मुल्लू इकबाल का क्या हो जाता है, उस पर अधिकार हो जाता है, दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। उसके पश्चात देखता है मुल्लू इकबाल खिज्र खां, किसकी, खिज्र खां की शक्तियां पंजाब की तरफ बढ़ रही थी। तो मुल्लू इकबाल ने किसके ऊपर आक्रमण किया, खिज्र खां के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन स्वयं ही क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। और तत्पश्चात किसकी मृत्यु हो जाती है, नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है। इस तरीके की ये सारी घटनाएं। तो आपसे पूछा जाए कि अंतिम तुर्क शासक कौन था, तो नासिरुद्दीन महमूद शाह था। सबसे छोटा साम्राज्य किसका था, नासिरुद्दीन महमूद शाह का ही था। तो लिखिएगा नंबर 1 पॉइंट पे इस पे, यह अंतिम तुर्क शासक था, इसका साम्राज्य दिल्ली से पालम तक था, दिल्ली से पालम। इसी के समय नादिर शाह का 1398 में, ये ध्यान रखना, ये लाइन आपसे बहुत बार पूछी गई है कि नादिर शाह ने कब आक्रमण किया, या फिर इसका क्या लगाने के लिए दे दिया जाता है, सीक्वेंस लगाने के लिए। नादिर शाह का आक्रमण 1398 ईस्वी में खिज्र खां के सहयोग के साथ हुआ, नासिरुद्दीन महमूद शाह कन्नौज की तरफ भाग गया, कन्नौज की तरफ भाग गया। अपने जीते हुए क्षेत्र का प्रतिनिधि खिज्र खां को नियुक्त
किया। इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। नासरुद्दीन महमूद शाह पुनः दिल्ली वापस नहीं आया। नोट, नासरुद्दीन महमूद शाह का वजीर मुल्लू इकबाल था। उसी ने नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात दिल्ली पर शासन किया। ठीक है। मुल्लू इकबाल खिज्र खां की शक्तियों को बढ़ते हुए देखने पर उसके ऊपर आक्रमण किया और स्वयं मारा गया। तो मुल्लो इकबाल किसके द्वारा मारा गया? खिज्र खां के द्वारा ही मारा गया था, जो क्या कर रहे थे? इसके ऊपर आक्रमण करने जा रहे थे। तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट। तो इसे लिख लीजिए या फिर आगे हम बात करते हैं। हो गया। इसके बाद अब दिल्ली पे कौन शासन करेगा? तो अफगान सरदार दौलत खां लोदी दिल्ली पर शासन करेगा। इसके पश्चात क्या होगा? क्या हो जाती है? किसकी मृत्यु हो जाती है? नासरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है। और तत्पश्चात कौन शासक बनता है? खिज्र खां शासक बनता है, जो क्या करता है? एक नए राजवंश की स्थापना करता है, जिसे सैयद वंश के नाम से जाते हैं। तो लिखेगा मुल्लू इकबाल की मृत्यु के पश्चात शासक अफगान सरदार दौलत खां लोदी बनता है। ठीक है। एक चीज और यहां पर इंपॉर्टेंट करके लिखेगा, पूछा जाता है कि वकील ए सुल्तान क्या है? वकील ए सुल्तान पद की स्थापना किसने की थी, या कार्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसी ने की थी। तो किसने? नासरुद्दीन महमूद शाह ने की थी। तो वकील ए सुल्तान पद की स्थापना नासरुद्दीन महमूद शाह ने की थी। नेक्स्ट 1412 में
नासरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो गई। यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तो ये रहा तुगलक वंश। हमने बात कर ली तुगलक वंश के शासकों के बारे में। अब हम बात करें तुगलक वंश का पतन कैसे हुआ। तो तुगलक वंश के पतन की बात करेंगे तो ढेर सारी ऐसी नीतियां रही जिसके कारण क्या होता है, इस पर चार चांद लगता है। मतलब कि असफलता का ये या फिर इसके जो शासन पद था ये क्या होता है, खत्म होता है। जैसे आप देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक तो अच्छे से काम करता था, लेकिन होगा क्या कि निजामुद्दीन औलिया से मतभेद होगा। उसके पश्चात क्या होगा, उलेमाओं में दिक्कत होगी। उसके पश्चात आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की ढेर ऐसी नीतियां थी जो क्या कर रही थी, जनता को कष्ट दे रही थी। तो क्या हो रहा था, उससे भी क्या होता है, तुगलक वंश के पतन होने का कारण बनता है। तुगलक वंश के समय में ही विजयनगर, बहमनी साम्राज्य, बंगाल जैसे क्षेत्र क्या हो रहे थे, अलग हो रहे थे। फिरोज शाह तुगलक के समय में क्या होता है, वो धर्मांधता की नीति लागू करता है, उलेमाओं को खुश करने की कोशिश करता है और चीजों का ध्यान नहीं रखता है। इस कारण क्या होता है, तुगलक वंश का पतन होता रहता है। और इसके पश्चात क्या होता है, इन गधों की मतलब गधों का मतलब क्या कह लो कि जो शासक हुए वो क्या थे, अयोग्य थे। इस कारण क्या होता है कि तुगलक वंश का पतन हो जाता है। तो दोस्तों हमने किसके बारे में बात कर ली, तुगलक वंश के बारे में बात कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में, सैयद वंश के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।